हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। तो एनसीईआरटी की श्रृंखला में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एनसीईआरटी क्लास 10th का एक नया चैप्टर नंबर 4। इसकी हम एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। जितने भी आप बोर्ड के एग्ज़ाम दोगे 10वीं का, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एनसीईआरटी की बुक से। तो आपको एनसीईआरटी ज़रूर करनी है। तो इसी कड़ी में आज हमारा 4th चैप्टर है। क्या है 4th चैप्टर? कार्बन तथा उसके यौगिक। ये केमिस्ट्री का आपका नए सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपकी बायो चल जाएगी। तो ये लास्ट चैप्टर है, देखते हैं इसको, देखते हैं इसकी एक्सरसाइज को। चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा इसके यौगिक। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। ये हमें पता भी होना चाहिए कि एथेन का आणविक सूत्र कितना होता है, C2H6। तो क्या करना है, इसमें बताना है कितने सहसंयोजी बंध होंगे। देखिए एथेन को कैसे लिखा जाएगा, समझिए। एथेन का होता है C2H6। क्या होता है? C2H6। देखिए एथेन का क्या सूत्र होता है, C2 यानी कि 2 कार्बन है और H कितने हैं, 6। 1 2 3 4 5 और 6। अब आपको क्या करना है, इसमें गिनने हैं कितने सहसंयोजक बंध बने हैं। देखिए कितने बने हैं, नंबर 1, नंबर 2, 3 4 5 6 और 7। तो कितने सहसंयोजी बंध होंगे इसमें? 7। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ब्यूटेनोन एक चतुर कार्बनिक यौगिक है जिसका क्रियात्मक समूह बताना है ब्यूटेनोन। देखिए ब्यूटेनोन ये बना है ब्यूटेन यानी कि ब्यूटेन प्लस ओन। किसका क्रियात्मक समूह ओन होता है, ये देखना है आपको। देखिए एल्डिहाइड का बनता है एल, लास्ट में आया था ब्यूटेनल। एल्कोहल का ओल बनता है तो ब्यूटेनोल, ओल आता है यहाँ पर। क्या आता है? ओल। कीटोन क्या होता है? ओन। कीटोन का क्या होता है? ओन। तो ब्यूटेनोन। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है ओइक अम्ल। क्या होता है? ओइक अम्ल। लास्ट में क्या आएगा? ओइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। तो उसने पूछा है ओन, तो ओन किस में आएगा? कीटोन। देखिए यहाँ से नाम से लास्ट में लग रहा है ओन। क्या है? ओन। यहाँ लग रहा अल, ऑल। यहाँ लग रहा एल, एल। और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है? ओइक अम्ल। तो क्या होगा इसका? कीटोन। क्वेश्चन नंबर 3। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है, बताना है आपको। क्या होगा इसका मतलब? तो इसका मतलब भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जला है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि ईंधन अभी पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इसलिए बर्तन की दीवार बाहर से कैसी है? काली है। कैसी है? काली। क्वेश्चन नंबर 4। CH3Cl में आबंध निर्माण का CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति को समझाइए। देखिए CH3Cl कैसे बनाएंगे, चौथा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा। CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ये आपको बताना है CH3Cl किस तरह से बनेगा। देखिए CH3Cl कैसे बनता है, बताइए कैसे बनेगा CH3Cl। देखिए CH3Cl में क्या होगा, सहसंयोजक बंध बताने हैं क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कैसे संरचना बनेगी इसकी। C कितने H हैं इसके साथ? 1 2 3। कितने हैं? 3। और यहाँ पर कौन सा समूह जुड़ा है? Cl। कौन सा समूह जुड़ा है? Cl। यहाँ पर जुड़ा है Cl समूह। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो CH3Cl है मैथिल क्लोराइड में, इसमें 3 एकल बंध कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु के मध्य जुड़े हैं। क्या? 3, नीचे लिख देता हूँ। क्या इसमें है? 3, क्या 3 एकल बंध
कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु के मध्य, जबकि एक किसके मध्य है, जबकि एक एकल बंध कार्बन व क्लोरीन के मध्य जुड़ा है। किसके मध्य? कार्बन व क्लोरीन के मध्य जुड़ा है। कार्बन व क्लोरीन के मध्य जुड़ा है। इस तरह से आप देखेंगे कि इसका क्या हो जाता है, अष्टक पूर्ण हो जाता है। अगर आपको इसकी संरचना सूत्र बनाना है, कैसे बनाएंगे देखिए, CH3Cl, H, इधर H, इधर भी H और इधर कितना Cl। तो आपको पता होना चाहिए कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 2 और 4, H का 1 होता है यानी कि 1 होते हैं, और Cl का कितना होता है 17, 2, 8 और 7। अब देखिए इसका त्रिक संरचना सूत्र कैसे बनेगा। तो हमने क्या किया, H के पास 1 होगा, 1, इसके पास भी 1, इसके पास भी H के पास 1। Cl के पास देखेंगे कितना होगा, Cl के पास है 7, कितने हैं 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, अच्छा डॉट से लिखा हमने तो डॉट से क्रॉस से लिख लेते हैं इसको भी। अब आप देखिए C के पास कितने हैं 4, कितने हैं 4, तो इसको अलग पेन से दिखा देते हैं एक बार। इसके पास कितने हैं 4, 1, 2, कितने इलेक्ट्रॉन है 3 और 1 ये रहा इसका 4, कितने हैं 4। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो कार्बन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है, इनको अपना अष्टक पूर्ण करना है। क्या करना है? अपना अष्टक पूर्ण करना है। अष्टक पूर्ण करना है, किस तरह से ये अपना अष्टक पूर्ण करेंगे ये यहाँ पे देखना है। देखिए क्या होगा यहाँ पर, देखिए ये जो हाइड्रोजन होगा ये इसके कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजक बंध बना लेगा। ये वाला होगा इस वाले से बना लेगा, ये वाला होगा इस तरह से सहसंयोजक बंध बना लेगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन को कितने करने होते हैं, पूरे 2, बाकी सबको 8 करने हैं। कितने करने हैं 8। अब देखिए कार्बन कैसे करता है इसमें, ठीक है, कार्बन को देखते हैं हम। देखिए क्या होगा, कार्बन के पास कितने हैं 1, 2, 3, 4, तो 3 वो लेगा हाइड्रोजन परमाणु से, 4 और 3 7, और 1 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा Cl से। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके पास जो कार्बन है उसके पास कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे पूरे। अब Cl के बचते हैं, किसके बचते हैं Cl के, तो Cl किससे ले लेगा, कार्बन से ले लेगा Cl। देखिए ये Cl के पास 7 है, 1 किससे ले लेगा, कार्बन से। तो इस तरह से आप देखेंगे क्या संरचना बनी है। देखिए C, ये है C, दूसरे पेन से दिखा देता हूँ, C ये है कार्बन। इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी की है तो सिंगल बॉन्ड आएगा। ऊपर वाले में भी 1 से की है, सिंगल बॉन्ड आएगा। नीचे वाले में भी 1 से की है, सिंगल बॉन्ड आएगा। और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की है तो सिंगल बॉन्ड आएगा। इस तरह से आप देखेंगे ये इसका संरचना सूत्र और ये इसका त्रिक सूत्र ये बनेगा। ठीक है, यही हमें दिखाना था किस किस तरह से इसका बनेगा। इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? देखिए ये क्वेश्चन नंबर है आपका 4, ये रहा 4 आपका हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉन बिंदु। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए किस किस की? एथेनोइक अम्ल की, H2S की, प्रोपेनोन की और F2 की। 4 की बनानी है। किसकी? 4 की। तो सबसे पहले बनाते हैं एथेनोइक अम्ल की। किसकी बनाते हैं? एथेनोइक अम्ल की। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, एथेनोइक अम्ल। ओइक अम्ल का मतलब है इसमें COOH समूह आएगा। क्या देखिए कैसे इसका सूत्र हमें लिखना है। कौन सा समूह आएगा? COOH, तो समूह आएगा ही, COOH समूह आएगा। अगर आप इसका सूत्र नहीं लिखेंगे तो नहीं बना सकते आप। COOH समूह आया। अब क्या होगा, इसमें 2 एथेन है यानी कि 2 कार्बन है तो एक C और H3। क्या आएगा? CH3COOH। इसका क्या नाम होता है UPSC? एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड। ठीक है, या एसिटिक अम्ल। इसकी संरचना बनानी है, कैसे बनती है? देखिए
कार्बन कितने हैं, एक, कितने जुड़े हैं, H, 3, 1 2 3, और इससे COOH समूह जुड़ा है। COOH कैसे जुड़ता है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, इस तरह से ये समूह जुड़ता है। ठीक है, देखते हैं कैसे बनता है ये हमें बनाना है। ठीक है, तो देखिए CH3COOH, यहाँ हम लिख लेंगे 6 पे कार्बन तो कितना होगा, 2 और 4, H पर 1 1, CH3COO रह गया, 8 पर O तो कितना आएगा, 2 और 6। तो हमने लिखा C H H H CH3 C O O और यहाँ पर क्या आएगा, H, क्या आएगा, H। अब देखिए जिसके पास जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सबको लिख देंगे। देखिए कैसे, पहले हाइड्रोजन के लिखते हैं, इस पर एक होता है, एक 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 और एक ये। अब देखते हैं ओ पर, ओ पर कितने होते हैं, ओ पर होते हैं 6, कितने होते हैं, 6, तो इसके 6 लिख देंगे हम। देखिए 6 कैसे लिखेंगे, किसके, ओके, ओके हमें कितने लिखने हैं, 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, इस ओके कितने बन गए, 6। ऐसे ही इस ओके 6, 1 2 3 4 5 6, कितने बन गए, 6। ठीक है, 2 ओके 6। अब कार्बन के देखते हैं, कार्बन के कितने होते हैं, कार्बन के कितने होते हैं, 4, कितने होते हैं, 4। तो कार्बन के कितने करने हैं हमें, 4, 1 2 3 और एक ये 4, इस कार्बन के कितने हो गए, 4। इसके देखते हैं, 1 2 3 4, 4 पूरे हो गए। अब ये किस तरह से अष्टक अपना पूर्ण करेगा ये हमें देखना है। देखिए पहले हाइड्रोजन के करते हैं, हाइड्रोजन को कितने करने होते हैं, 2, तो कार्बन के 1 लेगा और 2 पूरे बना लेगा। इस तरह से ये हाइड्रोजन, इस तरह से ये हाइड्रोजन, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की है, तो C 1 H सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड। अब देखिए इस वाले H को, इसने भी क्या किया है, एक एक की साझेदारी की है, 2 पूरे हो गए, तो यहाँ पर भी कैसा आएगा, सिंगल बॉन्ड। अब अंदर देखना है हमें, अंदर क्या होगा। देखिए इस कार्बन को, किसके, इसको दूसरे पेन से दिखा देता हूं, इस वाले कार्बन को कितने करने हैं पूरे, 6 सॉरी 8, कितने करने हैं, 8। 4 इसके पास हैं, 1 2 3 4, कितने हैं इसके पास, 4 हैं। अब कितने और चाहिए, 4 और चाहिए। ठीक है, कितने चाहिए, 4, 3 हाइड्रोजन से ले लेगा वो इस तरह से, और एक इस कार्बन से ले लेगा, तो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड आएगा। कैसा बॉन्ड आएगा, सिंगल। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6। देखिए दोबारा दिखा देता हूँ मैं एक बार, रुकिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 8। अब हमें क्या करना है, किस कार्बन की करना है। देखिए इस वाले कार्बन का देखना है कैसे बनेंगे 8, कितने हैं इसके पास, 1 2 3 4 5। अब ये क्या करेगा, दूसरे पेन से दिखाता हूं। देखिए इस ओ के देखिए, पहले किसके देखेंगे, ओ के। तो ओ के देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ओ के पास कितने थे, 1 2 3 4 5 6 थे, कितने थे, 6। तो अब ये एक इससे ले लिया 7, एक कार्बन से ले लेगा, कितने हो गए, 8। इसके 8 पूरे हो गए। तो ओ के साथ सी कैसे जुड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड, ओ एच, ओ और यहाँ पर आ गया एच, क्या आ गया, एच। अब बचता है ये वाला, इसके पास 6 थे, कितने हैं, 6। इसको कितने बनाने हैं, अपने पूरे 8 बनाने हैं। तो ये क्या काम करेगा, कार्बन से 2 का संयोजन, 2 की साझेदारी करेगा। इस तरह से 6 थे, 2 की साझेदारी की उसने, कितने बनाए, 8। तो इसमें आएगा डबल बॉन्ड ओ, क्या आएगा, डबल बॉन्ड ओ। और अंदर वाले के पास 4 थे, 2 इससे लेगा, 3 और एक इससे, 4। इस तरह से आप देखेंगे इसकी संयोजकता अष्टक इसका पूर्ण हो जाता है, किसका, एथेनोइक अम्ल का। अब दूसरा है हमारे पास क्या, सेकंड, इसका बी पार्ट है। देखिए बी क्या है, H2S। बी क्या है यहाँ पर, H2S।
अब हमें देखना है H2S का। देखिए H2S का क्या बनता है, तो H कितने हैं, एक, H दो है, इस तरफ आएगा, इसका मतलब H और H, तो इस तरह से बनेगी H2S की संरचना ऐसे। देखिए कैसे बनती है ये, S क्या आएगा, S सल्फर, इधर H और इधर H के पास तो एक होता है, लिख देंगे एक इलेक्ट्रॉन। सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 16, कितना होता है 16, तो 2 8 6, तो इसके पास कितने होंगे, 6, कितने होंगे 6, 1 2 3 4 5 6, इसको 2 चाहिए, तो ये 2 किससे लेगा, 2 अपने कार्बन जो इसके आसपास हाइड्रोजन है, एक ये वाला एक ये वाला, इससे लेकर पूरे 8 बना लेगा। गिनिए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और हाइड्रोजन के कैसे हो गए, हाइड्रोजन के यहाँ से हो गए, ये हाइड्रोजन के हो गए 2 पूरे, 1 और 1 2। इस तरह से आप देखेंगे सल्फर में हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, तो ये सूत्र बन जाएगा इसका। ठीक है, तीसरा देखेंगे प्रोपेनोन। तीसरा क्या है यहाँ पर, प्रोपेनोन। नंबर सी में क्या है, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। देखिए प्रोपेनोन का सूत्र क्या होता है, ओन आ रहा है, क्या इसमें कीटोन आएगा, क्या आएगा, कीटोन, और प्रोप है मैथ एथ प्रोप, 3 कार्बन आएंगे, तो इसका सूत्र होता है CH3CO, कीटोन क्या होता है, CO समूह, तो क्या आएगा CH3, 3 कार्बन आएंगे, CH3CO, कैसे संरचना बनेगी इसकी, देखिए, चलिए नीचे देखिए, CH3CO, तो सबसे पहले हम लिखेंगे C, कितने हैं 3, कितने हैं 3, तो C और C हमने इस तरह से 2 C लिखे, कितने लिखे हैं 2। अब आप देखेंगे ये कीटोन समूह है CO, क्या है CO, ये एक साथ आ जाएगा CH3CO, तो H कितने हैं इसके पास 3, 1 2 3, इस वाले C के पास भी कितने H हैं 3, 1 2 और ये 3, 1 2 3, इस तरह से ये इसका सूत्र है। प्रोपेनोन में देखिए क्या होगा, ये है आपका प्रोपेनोन, कितने कार्बन बनेंगे 3, दोबारा दिखा देता हूँ, देखिए 2, इसके ये कितने बनेंगे यहाँ पर 3 कार्बन, प्रोपेन है तो कितना बनेगा 3 कार्बन इंटू H, क्या आएगा H। अब देखिए प्रोपेनोन का सूत्र क्या था, CH3CO, क्या है आपके पास CH3COCH3, देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए कार्बन हाइड्रोजन के लिख लेते हैं पहले, हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, कितने होंगे 1, देखिए 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इस तरह से 1 1 हो जाएंगे सभी में, 1, इसका भी 1। अब इस कार्बन के लिख लेते हैं, कार्बन के कितने होंगे 4, कितने होंगे 4, लिखिए 4 कार्बन के, देखिए कार्बन के 4 बनाने हैं, 1 2 3 4, ये किस कार्बन के बनेंगे 4, इसके देखिए 1 2 3 4, इसके देखिए 1 2 3 4, इस तरह देखेंगे आप कितने बन गए इसके 4, कितने बन गए 4। अब देखिए पहले हाइड्रोजन के पूरे कीजिए, कितने पूरे करने हैं हाइड्रोजन के 2, कितने करने हैं 2, करिए, ये हाइड्रोजन है, इसके दूसरा पेन यूज करता हूँ, देखिए 1 2, तो C और H के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, C और H के बीच में यहाँ लिख देंगे C और H के बीच में कैसा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर देखिए ये भी H एक, ये भी H एक, तो इस तरह से आप देखेंगे हाइड्रोजन के कितने हो गए 2, कितने हो गए 2। क्या फॉर्मूला होता है CH3COOH, COOH, CH3CO CH3, ये CH नहीं है, ये O आएगा, क्या होगा ये O।
अब देखना, अब बनेगा ये फॉर्मूला CH3CO, ये क्या आएगा आपके पास CO, C और ऊपर क्या आएगा O। O के पास कितने होते हैं 8, कितने होते हैं 8। तो ये यहाँ पर इसको चेंज करना होगा हमें। अभी देखते हैं क्या बनेगा इसका, पहले लिख लेते हैं O। ये H के हो गए, इसको एक CH3CO CH3, एक H कम है CH3CO, इसका दोबारा बनाते हैं हम। देखिए दोबारा बताता हूँ इसको, दोबारा देखिए, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई। अब देखना दोबारा, CH3CO CH3CO हमें किसका बनाना है, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। तो प्रोपेनोन का सूत्र क्या होता है ये बताना है हमें। प्रोपेनोन क्या होगा, CH3CO CH3, ठीक था वो, CH3CO CH3। तो कितने कार्बन हैं 3, 1 2 3, इसके साथ H, एक H 2 3, CH3CO इसके साथ O और CH3, इसके साथ कितने H आएंगे 3, 1 2 3। अब ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन के पास बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा, कितने इलेक्ट्रॉन होगा, एक, कितना होगा, एक। देखिए एक, एक, ये एक, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेंगे हम, इसके पास कार्बन के पास कितने होंगे, कार्बन के पास होंगे कितने, कार्बन के पास होंगे 4, 1 2 3 4, इस कार्बन के पास भी 1 2 3 4, इस कार्बन के पास भी 1 2 3 4, इस तरह से। अब ऑक्सीजन के पास कितने होंगे 6, कितने होंगे 6, इसके पास 6 कर लेते हैं, कैसे होंगे देखिए, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन को 8 बनाने हैं, कितने बनाने हैं 8। सबसे पहले हाइड्रोजन का कर लेते हैं, ये हाइड्रोजन है, ये बन गया, एक ये बन गया सहसंयोजक बंध, एक ये बन गया। इस तरह से हाइड्रोजन का पूरा हुआ। यहाँ पर देखते हैं ये हाइड्रोजन का पूरा 2, ये हाइड्रोजन का पूरा, और इस तरह यहाँ भी तो हाइड्रोजन आएगा एक, इसका भी क्या हो गया पूरा। अब देखते हैं कार्बन के, कार्बन के कितने बनाने हैं 8। देखिए पहले ऑक्सीजन के बनाएंगे 8, 6 तो ऑक्सीजन के पास खुद है, ये देखिए 6 तो इसके पास खुद है। अब 2 की साझेदारी करेगा ये इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से कितने की साझेदारी करेगा 2 की। तो 2 की साझेदारी करके क्या बना लेगा, देखिए इस तरह से 2 की साझेदारी करेगा और ये बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे अगर इसको लिखना है इतना C H के साथ सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, O के साथ डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर देखिए C इसके साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड और इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड। अंदर देखते हैं क्या होगा इन C के बीच में। अब यहाँ पर देखिए ये C के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक इससे साझेदारी करेगा, इस तरह से 8 बना लेगा पूरे। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य एक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है तो सिंगल बॉन्ड आएगा। कैसा बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड। इस वाले में देखते हैं, इस वाले में दूसरे पेन से दिखा देता हूँ। इस वाले में देखिए ये C, इस वाले को पूरा करते हैं पहले, इस वाले का एक इससे लेगा 2 2 2 से इससे किया 2 2 4 और 2 6 और 2 ये सिंगल बॉन्ड 8। इसी तरह से ये बनेगा, यहाँ पर भी क्या आ गया सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह से आप देखोगे इस वाले में क्या होगा, C के पास 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 2 ये हो गए। तो इस तरह से इनका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास किसकी संरचना है, ये आपके पास संरचना है किसकी, प्रोपेनोन की। किसकी संरचना है, प्रोपेनोन। अब हम देखते हैं नंबर डी। हमारे पास डी है, क्या है डी, देखिए डी में है क्या F2, डी में क्या है F2, जो डी है उसमें क्या है F2। तो देखिए फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, यानी कि 2 और 7, क्या होता है 2 और 7। तो ये क्या काम करेगा, एक फ्लोरीन ये है,
एक फ्लोरीन ये है। कितने होंगे इसमें? 7। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7। तो अब ये क्या काम करता है कि यहाँ पर आप देखोगे कि इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दूसरे वाले फ्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस तरह से फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा। कैसा बॉन्ड आएगा? सिंगल बॉन्ड। ये इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। क्या है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। किसकी? F2 की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समजातीय या सजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ आपको समझाना है। कौन सा? छठा देखते हैं, नंबर 6 क्या है? सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी क्या है? आपको बताना है होमोलोगस सीरीज। ऐसी कोई भी श्रेणी, ऐसी कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसके भौतिक गुण अलग अलग हो लेकिन रासायनिक गुणों में क्या हो? समानता हो, तथा किन्हीं भी दो लगातार यौगिकों के मध्य CH2 का अंतर हो या 14U का अंतर हो, उसको बोलते हैं सजातीय श्रेणी। क्या बोलते हैं? सजातीय श्रेणी। तो आप इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? ऐसी श्रेणी जिनके सदस्यों के भौतिक गुण अलग अलग, भौतिक गुण क्या होंगे? अलग अलग, भौतिक गुण अलग अलग, तथा रासायनिक गुण समान हो, रासायनिक गुण समान हो, रासायनिक गुण समान हो तथा समान हो, तथा किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के मध्य, किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के मध्य CH2 का अंतर हो। कितने का अंतर हो? CH2, या आप लिख सकते हैं 14U, यानी कि इसका U क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। C का कितना होता है? C का कितना होता है? 12 और इसका 2, तो 12 और 2 14U, या AMU का अंतर हो, का अंतर हो। क्या कहलाएगी? सजातीय श्रेणी। क्या कहलाएगी? सजातीय श्रेणी। अगर इसके आपको उदाहरण लिखने हैं, क्या लिखने हैं? उदाहरण। तो उदाहरण क्या बनते हैं इसके? आप इसके उदाहरण लिख सकते हैं। पहला, एल्केन श्रेणी। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो C, 2 एकम 2 और 2 4, तो कितना आ जाएगा? CH4। n की वैल्यू 2 रखेंगे C2, और H 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6। फिर C3H8, इसी तरह से 4 रखेंगे C4H10। तो ये श्रेणी आपकी क्या है? सजातीय श्रेणी। कैसे है सजातीय श्रेणी? देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, क्या देखिए, क्या देखेंगे आप यहाँ पर कि इनमें इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? CH2। देखिए 2 C हैं, 1 ये है, तो 1 C बचा। 6 H हैं इसमें 4 हैं, तो कितना बचा? H2। इन दोनों के बीच में अंतर देखिए CH2, इन दोनों के बीच में अंतर देखिए CH2। तो इस तरह से आप देखेंगे इसके श्रेणी के मध्य, श्रेणी के सदस्यों के मध्य कितने का अंतर होता है? CH2 का। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं एल्कीन का। किसका? एल्कीन का। जनरल सूत्र क्या होता है? CnH2n। पहला सदस्य होगा C2H, 1 पर नहीं होता, डबल बॉन्ड 2 में पाया जाएगा मिनिमम। C2, आगे क्या आएगा? H4, 3 रखेंगे C3H6, डबल करते जाइए, C4H8, C5H10। इस तरह से आप देखेंगे कि इनमें किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के मध्य कितने का अंतर आपको दिखाई दे रहा है? देखिए इन दोनों के मध्य भी CH2 का अंतर, इन दो के मध्य CH2 का अंतर, इन दो के मध्य CH2 का अंतर। तो ये श्रेणी आपकी क्या है? सजातीय श्रेणी। और एग्जाम्पल आपको देखने हैं और ले सकते हैं एल्काइन का। क्या है? एल्काइन का CnH2n-2। तो C2, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2। C3, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए, कितना बचता है? 4। C4
H 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए 6, C5 5 दूनी 10, 8। तो ये अंतर, ये देखिए इन दोनों में भी कितने का अंतर है, इन दोनों में भी कितने का अंतर है, C और H2। इन दोनों में भी कितने का अंतर है, CS2। इन दोनों में भी कितने का अंतर है, CS2। इसी तरह से आप ले सकते हैं। और आपको लिखना है, क्या लिखना है आपको, फोर्थ, क्या लिखना है, फोर्थ इसका उदाहरण वो होता है CnH2n प्लस 1OH। ये अल्कोहल का सूत्र होता है। 1 रखेंगे CH 2 एकम 2 और 1 3 CH3OH। 2 रखेंगे C2H5OH। 3 रखेंगे C3H7OH। तो ये सब आपका अंतर कितने का है, इसमें CH2 का, इसमें भी CH2 का है, इसमें भी कितने का अंतर है, CS2 का है, इसमें भी कितने का अंतर है, CS2 का। तो ऐसी श्रेणी क्या कहलाती है, आपकी सजातीय श्रेणी। अगर इसकी विशेषताएं पूछी जाएं तो आपको विशेषताएं में क्या लिखना है कि किन्हीं भी दो क्रमागत सदस्यों के मध्य CS2 का अंतर होता है, भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे। सबसे पहले भौतिक गुण बताने हैं, क्या बताने हैं, भौतिक गुण किसके, किस किस में अंतर करना है, एथेनॉल यानी कि एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, C2H5OH। और इस साइड क्या आ जाएगा आपका, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। जो सिरका होता है उसका IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल, CH3COOH, CH3COOH। तो सबसे पहले अंतर लिखोगे आप, क्या, एथिल अल्कोहल और एथेनोइक में भौतिक अंतर। सबसे पहले भौतिक गुण क्या होता है कि इसमें एक विशिष्ट गंध होती है। कैसी गंध होती है, विशिष्ट गंध। इसमें कैसी गंध पाई जाएगी, विशिष्ट गंध। और इसके अंदर एक तीक्ष्ण गंध पाई जाएगी। कैसी गंध पाई जाएगी, तीक्ष्ण गंध। सिरका सूंघ कर देखना कैसी गंध आती है, और एल्कोहल सूंघ कर देखना। विशिष्ट एल्कोहल की है विशिष्ट, और एथेनोइक अम्ल की है तीक्ष्ण। दूसरा कि जो इसका BP होता है, किसका, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक। क्या, क्वथनांक कितना होता है एथेनॉल का, 78 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस। और इसका BP क्वथनांक कितना होता है आपके पास, 40, इससे 40 ज़्यादा होता है, 118 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 118 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये अंतर है भौतिक। अब आपको निकालना है इसके रासायनिक गुण, किसके, दोनों के। अब देखते हैं इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में क्या अंतर होता है, रासायनिक गुणों में अंतर। तो इधर हमारा चल रहा है क्या, इधर हमारा चल रहा है क्या पूछा था, एथेनॉल, एथेनॉल C2H5OH। और इधर हमारा चल रहा है एथेनोइक अम्ल, CH3COOH। देखते हैं दोनों में क्या अंतर होता है। देखिए दोनों में क्या अंतर होता है, ये हम बताएंगे। पहला अंतर दो इसमें C2H5OH और CH3OH में पहला रासायनिक अंतर क्या होता है कि अगर आप इसमें C2H5OH इसमें क्षारीय KMnO4 डालेंगे, क्या डालेंगे, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, तो आप देखेंगे कि रंग इसका गुलाबी रंग क्या हो जाता है, गायब। रंग कैसा हो जाता है, गायब। और इसमें आप देखेंगे कि अगर आपने यही प्रोसेस अपनाया एसिटिक अम्ल के साथ, CH3COOH प्लस क्षारीय क्या डाला, KMnO4, तो इसमें रंग गायब नहीं होता, रंग गायब नहीं होगा इसका, किसका, क्षारीय KMnO4 का रंग गायब नहीं होगा। दूसरा अंतर आप देख सकते हैं, क्या दूसरा अंतर क्या है इसका, जो आपके पास क्या बोलते हैं C2H5OH होता है, ये उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। इसका मतलब ये हुआ कि लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालता, लिटमस पेपर पर कोई
प्रभाव नहीं डालता। जबकि अगर आप इसको देखोगे, किसको, एसिटिक अम्ल को, तो ये अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय। तो अम्लीय क्या करते हैं, नीले लिटमस को कैसा कर देंगे, लाल। तो अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तीसरा अंतर आप और लिख सकते हैं, दो ही काफ़ी है, ठीक है। तो और बहुत सारे अंतर होते हैं, दो, हमने दो दो अंतर लिख लिए इसके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें पूछा है कि जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिशेल का निर्माण होता है। मिशेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिशेल का निर्माण होता है, ये बताना है। देखिए, साबुन का सूत्र क्या होता है? साबुन का सूत्र होता है RCOONA। क्या होता है? RCOONA। R क्या हो सकता है यहाँ? C17H35 COONA। ठीक है, ये साबुन का सूत्र होता है। साबुन के दो भाग होते हैं, कौन कौन से? एक होता है जल रागी। जो आयनिक भाग होता है वो जल रागी होता है साबुन का। ये आयनिक भाग होगा, ये कैसा होगा? जल रागी। और एक होता है जल विरागी, यानी कि जो जल से दूर भागता है वो होता है जल विरागी। ये अनआयनिक भाग होता है, अनआयनिक भाग। तो जो आयनिक भाग होता है साबुन का वो होता है जल रागी, यानी कि वाटर में डिजोल्व होगा, वाटर से स्नेह करेगा। और जो अनआयनिक होगा वो जल से दूर भागेगा। किसकी तरफ भागता है वो? मैल की तरफ या तेल के कण की तरफ। तो यहाँ लिखा हुआ है साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। कैसे लवण होते हैं? सोडियम। यहाँ दिखाया है Na, जिसमें दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इसके? दो। यहाँ पर देखिए, ये दिखाया हुआ है डायग्राम में, ये दो भाग होंगे किसके? साबुन के। कितने भाग होते हैं? दो। कौन कौन से? लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ तथा छोटी आयनिक सिरा। एक तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोकार्बन है, ये देखिए हाइड्रोकार्बन। और दूसरा क्या है इसका? आयनिक भाग। ये क्या है? आयनिक भाग। C17H35 COONA, ये दिखाया हुआ है। इसे हम कैसे दर्शाएंगे? देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये इन्होंने दिखाया है लंबी पूंछ। दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर दिखाया है ये लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ, और ये वाला होता है इसका आयनिक सिरा। क्या होता है? आयनिक सिरा। तो आप देखेंगे कि C17H35 COONA, जो COONA है ये आयनिक भाग होता है। और C17H35 ये कैसा भाग होता है इसका? ये हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है। क्या होती है? हाइड्रोकार्बन पूंछ। क्या होती है ये वाली? हाइड्रोकार्बन पूंछ। ठीक है, ये है इसकी हाइड्रोकार्बन पूंछ, हाइड्रोकार्बन टेल। ठीक है, और ये कैसा है? आयनिक। कैसा पार्ट है? आयनिक। तो जो ये आयनिक पार्ट होता है इसका साबुन का, ये किस में डिजोल्व होता है? पानी में। किस में डिजोल्व होता है? ये पानी में। ये वाला पार्ट किस में डिजोल्व होगा? पानी में। और ये वाला पार्ट किस में होगा? वसा में, या उसमें तेल वगैरह में। तो ये वाला पार्ट होता है जल रागी। कैसा होता है? जल रागी। और ये वाला पार्ट कैसा होता है? जल विरागी। कैसा होता है? जल विरागी। ये आपको याद रखना है। जल आयनिक होता है तो जो आयनिक भाग होता है साबुन का वो जल रागी होता है। जब पानी में साबुन को क्या किया जाएगा? घोला जाएगा, तो जल रागी सिरा जल में घुलनशील होगा और जल विरागी सिरा जल में अघुलनशील। परंतु किस में घुलेगा वो? तेलीय मैल, वसा इत्यादि में घुलनशील होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ कि जल के दो भाग होते हैं। एक कौन सा होता है? जल रागी, और एक होता है जल विरागी। जल रागी भाग आयनिक भाग होता है और जल विरागी भाग पूंछ वाला भाग होता है। तो जो जल रागी होगा वो पानी में घुल जाएगा, और जो जल विरागी होगा वो पानी में नहीं घुलता, लेकिन किस में घुल जाएगा? जो मान लीजिए तेल के निशान लग गए, साबुन से आपको कपड़े धुलने हैं, तेल के निशान लग गए, कुछ भी उसके अंदर वसा वगैरह लग गई, किसी कपड़े या वस्तु पर साबुन के अणु इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि इनका आयनिक सिरा जल के अंदर तथा हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के क्या होती है? बाहर। ये आपको याद रखना है
किस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि जो आयनिक भाग होता है, आयनिक सिरा जल के अंदर रहेगा और हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होती है, जल के क्या होती है, बाहर। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है, जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को क्या बोलते हैं, मिसेल। क्या बोलते हैं इसको, मिसेल। इस संरचना को अभी दिखाऊंगा क्या बोलते हैं। तैलीय मेल मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाते हैं। सारे के सारे तेल के कण कहाँ चले जाएंगे, केंद्र में। मिसेल विलयन में कोलाइडी के रूप में बना रहता है तथा आयन आयन विस्कर्षण के कारण यह विक्षेपित नहीं होता। अतः मिसेल में तैरता मैल रगड़ कर या डंडे से पीटकर आसानी से हटाया जा सकता है। देखिए किस तरह से संरचना बनती है मिसेल की, इस तरह से संरचना बनेगी। ये वाला पार्ट आप देखेंगे जल रागी होता है आयनिक भाग, और जो पूंछ वाला भाग होता है जल विरागी होता है। क्या होता है, जल विरागी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आयनिक पार्ट है सोडियम, ये किस में घुलेगा, जल में। किस में घुलेगा, जल में। तो ये कैसा होता है, जल रागी। और जो ये पूंछ वाला भाग आप देख रहे हैं अंदर, ये पूंछ वाला भाग जल विरागी होता है। क्या होता है, जल विरागी। क्या होता है, जल विरागी। ये फैट वसा वगैरह में घुलता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। तेल की बूंद यहाँ अंदर होगी, जैसे इसको रगड़ेंगे तो रगड़ कर जो इसका पूंछ वाला सिरा है वो तेल के कणों को साफ करेगा, और मैल पानी के अंदर से कौन साफ करता है, इसका आयनिक भाग। कौन करता है, आयनिक भाग। तो इस तरह की संरचना आपकी कहलाती है मिशेल। क्या कहलाती है, मिशेल। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है, ये आपको बताना है। इसका कारण ये होता है कि जब कार्बन तथा इसके यौगिकों को दहन किया जाता है, कार्बन तथा इसके यौगिकों का क्या किया जाता है, यौगिकों का दहन किया जाएगा, तो दहन करने पर, कार्बन तथा इसके यौगिकों का दहन करने पर क्या होगा, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है। अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है। अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है, और इसी कारण से क्या किया जाता है, इनका प्रयोग किस में किया जाता है, ईंधन के रूप में। क्योंकि ईंधन में हमें क्या चाहिए होती है, ऊष्मा ही तो चाहिए होती है ईंधन के लिए। क्या चाहिए होती है ईंधन के लिए, ऊष्मा। तो इसीलिए हम यूज करते हैं किसका यूज करते हैं हम, हाइड्रोकार्बन यौगिकों। कार्बन के यौगिकों का प्रयोग किस में करते हैं, ईंधन के रूप में। किस में करते हैं, ईंधन के रूप में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। देखिए जो साबुन होता है वो कठोर जल के साथ झाग नहीं देता, बहुत ही मुश्किल से झाग देता है, लेकिन जो सॉफ्ट जल होगा, मृदु जल होगा, उसके साथ देगा। तो कठोर जल के साथ कौन देता है, डिटर्जेंट देते हैं। कौन देता है, डिटर्जेंट। अगर आप कठोर जल क्या लें, कठोर जल, और कठोर जल की अभिक्रिया कराएं किससे, साबुन से। किससे कराएं, साबुन से। तो एक अघुलनशील पदार्थ बनता है जिसको बोलते हैं स्कम। क्या बोलते हैं, स्कम। क्या है ये, अघुलनशील पदार्थ। क्या है, अघुलनशील पदार्थ बनता है जिसको बोलते हैं स्कम। अब ऐसा क्यों होता है, क्या होता है कठोर जल के अंदर, तो कठोर जल के अंदर पाया जाता है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्या होते हैं, सल्फेट। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्या होंगे, सल्फेट तथा क्लोराइड। क्या होंगे, सल्फेट तथा क्लोराइड। के घुलनशील लवण होते हैं, लवण होते हैं। तो जो आपके पास साबुन होगी, उस साबुन में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड के घुलनशील लवण होंगे। और जब कठोर जल साबुन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा, एक अघुलनशील पदार्थ बनाता है। इस अघुलनशील पदार्थ को क्या बोलते हैं, स्कम। क्या बोलते हैं, स्कम।
इसी के कारण झाग आसानी से नहीं बन पाते। इसी स्कम के कारण साबुन के साथ स्कम के कारण झाग आसानी से नहीं बन पाते। अगर आपके क्वेश्चन समझ नहीं आया तो समझिए कि उसने पूछा है जी, जो साबुन होती है वो मृदु जल के साथ प्रयोग की जाती है झाग लाने के लिए। कठोर जल के साथ झाग लाने के लिए प्रोसेस क्या होता है? देखिए, जब आप सब कठोर जल लेंगे, क्या लेंगे? कठोर जल, इसकी अभिक्रिया साबुन से कराएंगे, साबुन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? एक अघुलनशील पदार्थ बनता है जिसको बोलते हैं स्कम। क्या बोलते हैं? स्कम। क्यों बनता है? साबुन के अंदर ऐसा क्या होता है? तो साबुन के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड के घुलनशील लवण होते हैं। अब इस स्कम के कारण ये अघुलनशील पदार्थ बन गया। जब ये घुलेगा नहीं तो झाग बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो इसी स्कम के कारण झाग आसानी से नहीं बन पाते साबुन के साथ। तो फिर हम किसका यूज करते हैं? डिटर्जेंट का। यहाँ पर किसका यूज करते हैं? डिटर्जेंट का। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, यदि आप लिटमस पत्र लाल या नीला से साबुन की जांच करें तो क्या प्रेक्षण होगा? देखिए, जितने भी साबुन होते हैं, साबुन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। ये आपको याद रखना है, साबुन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। और क्षारीय क्या काम करता है? लिटमस, कौन से लिटमस पेपर को कौन से में बदलेगा? तो क्षारीय लाल लिटमस को, तो साबुन भी ऐसा ही करेगी। साबुन लाल लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देती है? नीले में, नीला कर देगी। लाल लिटमस को कैसा कर देगी? नीला। कौन? साबुन। तो साबुन का, अगर आप साबुन लें और उसको लिटमस पेपर पर डालें तो क्या होगा? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साबुन अम्लीय होती है या क्षारीय है। तो साबुन होती है क्षारीय, और क्षार क्या काम करते हैं? लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं? नीला। कैसा कर देंगे? नीला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारा 10 हो गया, 11 हो गया। अब बचता है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या बोल रहा है? देखिए, पढ़िए। 12 में कहा है, हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। देखिए, हाइड्रोजनीकरण क्या होता है कि इसमें जो वनस्पति तेल है वो निकिल या पैलेडियम नामक धातु की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके वनस्पति घी बना लेगा। वनस्पति तेल से क्या बन जाता है? वनस्पति घी। इसका मतलब ये हुआ कि वनस्पति जो तेल होता है, लिख देता हूँ मैं, वनस्पति तेल वो असंतृप्त होता है। कैसा होता है? असंतृप्त। और वनस्पति घी होता है संतृप्त। अब संतृप्त असंतृप्त क्या होते हैं ये मैंने बता रखा है। जिसमें कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड होगा उसको बोलते हैं संतृप्त, और जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको बोलते हैं असंतृप्त। तो क्या होता है? जो वनस्पति तेल होगा, क्या होगा? वनस्पति तेल, वेजिटेरियन ऑयल, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके, किससे अभिक्रिया करेंगे? हाइड्रोजन, निकिल या पैलेडियम धातु की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं? वनस्पति घी। क्या बना लेते हैं? वनस्पति घी। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण। तो ये जो वनस्पति तेल होता है ये होता है असंतृप्त। कैसा होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इससे क्या बन जाता है? ये बन जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बन जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त से क्या बन गया? संतृप्त। ये कहलाता है आपका, क्या कहलाता है? ये ही कहलाता है आपका क्या? हाइड्रोजनीकरण। तो आप हाइड्रोजनीकरण में क्या लिखेंगे कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे पैलेडियम या निकिल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से योग करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। इसे हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। औद्योगिक निर्माण इसका यही है कि वनस्पति तेल से किसका बनाया जाना? वनस्पति घी का। क्या? वनस्पति घी का। अगर आपको हाइड्रोजनीकरण की परिभाषा लिखनी है तो क्या लिखेंगे आप? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, Hc का मतलब हाइड्रोकार्बन में पैलेडियम या निकिल उत्प्रेरक
उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन का बनना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, उसने कहा है दिए गए हाइड्रोकार्बन, कौन कौन से हाइड्रोकार्बन दे रखे हैं देखिए, C2H6, C3H8, C3H8, C3H6, C3H6, C2H2 एवं CH4 में किसमें संकलन अभिक्रिया होती है? किसमें संकलन या योगात्मक, कुछ भी बोल सकते हैं आप, संकलन भी बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, योगात्मक। क्या बोल सकते हैं, योगात्मक। तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे वो योगात्मक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, और जो आपके पास असंतृप्त होंगे वो योगात्मक अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करते। तो आप लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें से एल्कीन और एल्काइन छांटने हैं। तो जिसका सामान्य सूत्र कितना होगा, CnH2n प्लस 2n और CnH2n-2 होगा। वो क्या काम करेंगे, संकलन अभिक्रिया दर्शाएंगे। तो क्या होगा देखिए, CnH2n प्लस 2 ये एल्केन है, ये नहीं होगा। C3H8 ये भी नहीं होगा, ये भी एल्केन है। C3H6 ये होगा क्योंकि ये एल्कीन है। C2H2 ये भी होगा, और CH4 ये एल्केन है, ये भी नहीं होगा। तो कौन कौन से दर्शाएंगे इसमें, C3H6 और C2H2। तो जो एल्कीन होगा और एल्काइन होगा वो दर्शाएंगे आपके योगात्मक अभिक्रिया। क्या दर्शाएंगे, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, चलिए 14 हो गया आपका, 13 हो गया, 14 अब चलेगा आपका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है। 14 में बोला है संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। संतृप्त और असंतृप्त में क्या करना है आपको, एक परीक्षण बताना है समझने के लिए। क्या होगा बताइए, बस 2 क्वेश्चन बचे हैं इसके बाद। तो अगर आप कोई भी एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ले, क्या ले, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ले, इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्षारीय KMnO4 मिला दें, क्षारीय KMnO4, तो ये इसका गुलाबी रंग उड़ा देते हैं, गुलाबी रंग उड़ा देते हैं। तो अगर गुलाबी रंग उड़ा दिया तो क्या होगा, वो असंतृप्त है, और अगर गुलाबी रंग नहीं उड़ाया तो वो क्या है, संतृप्त है। तो ये इसका एक परीक्षण होता है। ठीक है, क्या, दोबारा समझ लीजिए, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं क्षारीय KMnO4 से अभिक्रिया करके इसका रंग गुलाबी होता है। कैसा रंग होता है इसका, गुलाबी। तो जैसे ही इसको तेल में डालेंगे, तेल एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जैसे ही इसको तेल में डालेंगे तो उसका गुलाबी रंग क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गायब। ठीक है, और लास्ट आपका बचता है साबुन की स्वाच्छिकारक अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 15, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। क्वेश्चन नंबर 15, कैसे साबुन साफ़ करती है, तो ये मैं आपको ऊपर बता चुका, इसके बारे में देखिए ये। ठीक है, इस तरह से मैंने साबुन की आपको स्वाच्छिकारक क्रिया बता दी। या इससे आगे भी जानना चाहते हैं तो क्या करते हैं कि जैसे ही आप क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया साबुन के 2 भाग होंगे, दोबारा समझ लीजिए। एक होता है R और COONA, ये माइनस, ये पॉजिटिव, ये तो होता है आयनिक भाग। कैसा होता है, आयनिक भाग। और ये कैसा होता है, पूंछ वाला भाग। तो जो आयनिक भाग होगा
वो किस में घुलेगा, जल में, तो वो जल रागी होगा। और जो पूंछ वाला भाग है वो जल विरागी होगा। क्या होगा, जल विरागी। तो जैसे ही आप साबुन जब आप पानी में साबुन को घोलेंगे तो जो जल रागी भाग होगा वो जल में घुलनशील हो जाएगा, और जल विरागी भाग जो होगा वो जल में अघुलनशील होगा। लेकिन किस में घुलेगा, तेल, मैल इन या फैट, इन चीज़ में घुल जाएगा। ठीक है। तो अब जब किसी कपड़े को आप साबुन के घोल में डालेंगे तो क्या होगा, जो इनका आयनिक सिरा होगा, ये वाला सिरा आयनिक सिरा, तो आयनिक सिरा कहाँ चला जाएगा, जल के अंदर। ये कहाँ चला जाएगा, जल के अंदर। आयनिक सिरा कहाँ चला जाएगा, जल के अंदर। और हाइड्रोकार्बन पूंछ कहाँ जाएगी, बाहर, जल के बाहर। क्यों, ये जल रागी होता है और ये जल विरागी। ऐसा एक गुच्छा से टाइप में बन जाएगा, जिस गुच्छे को बोलते हैं हम क्या, मिशेल। क्या संरचना बन जाएगी दोनों से, मिशेल। क्या बन जाएगी, मिशेल। अब क्या होगा कि मिशेल जो होगा, जो मिशेल है वो कहाँ एकत्रित हो जाएगा, जो मिशेल होगा वो जो तेलीय मैल है या फैट है, वसा है, वहाँ उसके केंद्र में, तेलीय मैल के केंद्र में जमा हो जाएगा। कहाँ जमा हो जाएगा, केंद्र में। और जब आप क्या करेंगे, इसको रगड़ेंगे हाथ से या किसी डंडे से पीटेंगे तो ये मैल आसानी से छूट जाएगा। तो जो हाइड्रोकार्बन, जो पूंछ वाला भाग है, वो मैल, कौन से मैल को साफ करता है, फैट वाले मैल को। और जो आयनिक भाग है वो जल में घुल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाला चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा आपको बोर्ड एग्ज़ाम में इसी में से देखने को मिलेगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।